तो हाँ जी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी तुम्हारी। आज हम बात करने वाले हैं लोअर पीसीएस की एग्जामिनेशन को लेकर, जो अभी इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसकी एग्ज़ाम को लेकर अब हम बात करेंगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये क्या करें, कैसे करें? तो उन सब को लेकर भी। तो आज हमारी इसके ऊपर ही वीडियो होने वाली है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कि इसमें जो टोटल ये है, पहले जो पद थे वो पहले थे अपने 2200। पहले इसमें जो पद थे वो 2285 थे, 2285 पद थे। लेकिन बाद में अभी बढ़कर कितने हो गए हैं? अभी बढ़कर ये पद हो गए हैं 2516। 2516 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है, ये अब हो गए हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगला सवाल है तुम्हारा, ये सवाल हो गया। अगला सवाल है, क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए? तो बिल्कुल जी हाँ, आपको फॉर्म भरना चाहिए। जहाँ पर 25 रुपये फीस है तो आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। 25 रुपये फीस है, कोई दिक्कत नहीं यार। आप तो इतने में तो मतलब फास्ट फूड खा जाते हो, 25 रुपये में फॉर्म तो भरना ही चाहिए तुम्हें। अब यही समझ लेना कि आयोग का सहयोग कर दिया हमने, तो फॉर्म तो भरना चाहिए तुम्हें। दूसरी बात, हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी तुम्हें बता देंगे, उसके आधार पर देख लेना। दूसरी बात, बुक लिस्ट, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी अपन बात करते हैं कि मतलब पेट की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो पेट की कट ऑफ की बात करें तो ये मान लो कि जिसके भी 60+ मार्क्स बन रहे हैं, यूआर के 60+ मार्क्स अगर किसी के बन रहे हैं तो उसका हो जाएगा, इतनी कट ऑफ इसमें रहने वाली है। ठीक है। दूसरी बात कि इतनी अगर जैसे कोई और भी है तो वो कम कर लेना अपने 2-2 नंबर इससे, जैसे ओबीसी वाले से 2 नंबर और कम कर लेना, ईडब्ल्यूएस वाले और कम कर लेना थोड़ा सा। तो इतना है। बाकी 60+ जिसके भी मार्क्स हैं, और इवन आपके अगर 5 कम भी हैं, आपके 55 भी हैं, तो आपको भी फॉर्म भरना चाहिए। अगली बात कि पाठ्यक्रम पर चर्चा, एक बार इसका अपन सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो इसका जो सिलेबस है वो ये है कि ठीक है, अपन इसका सिलेबस पे देखते हैं कि देखो, मतलब ये 2000 सॉरी 1 अप्रैल 2026 का नोटिफिकेशन है, ये तब का है। तब इसमें पद थे ना, 2285 पद थे। अभी बढ़कर इसमें जो पद हो गए तो 2516 हो गए। इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 29/5/2026 से 18/5/6/2026 तक इसके, और इसको जो संशोधित करने की जो डेट है वो 25/6/2026 तक। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि इसमें पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है इसका। इसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का टाइम तुम्हें मिलेगा, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और गलत उत्तर के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। कितनी? 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। उसके बाद जैसे इसको सिलेबस को ना 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, अपने 3 भागों में, जिसमें से भाग 1 है, भाग 2 है और भाग 3 है। भाग 1 में अपना है भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री का आपको यहाँ ज़्यादा वेटेज देखने को मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री से ये मान लो कि 5 में से कम 3 से 4 क्वेश्चन भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अगर यहाँ दिया हुआ है ना, तो आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि 3 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही। दूसरे, इसमें एक और पार्ट है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान सभा, इसके 5 सवाल हैं। उसके बाद भारत और विश्व का भूगोल, इसमें भी 5 सवाल आएंगे आपके। अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, इसके 5 सवाल हैं, 5 नंबर के हैं। इसमें हाँ, एक चीज़ और, करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल, ये 5-5 क्वेश्चन आएंगे इसके। 5 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें से नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आएगी तुम्हारी। साइंस एंड टेक 10 नंबर की आएगी, इसका हम तुम्हें बताएंगे। और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, 10 प्रश्न आएंगे। डीआई के 10 प्रश्न, हिंदी के 10 प्रश्न, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वैसे अपन जो साइंस टेक पढ़ते हैं उसमें भी अपन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी हम, अगर इन्होंने अलग से दे रखा है तो ये भी पढ़ने की जरूरत है। दूसरा, उत्तर प्रदेश से संबंधित जान, मतलब यूपी जी के,
यूपी जीके की 20 क्वेश्चन आएंगे आपको, और यूपी जीके की हमने यूट्यूब पर क्लासेस भी करवा रखी हैं, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, इससे हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स से हो जाते हैं। अभी अपन देखते हैं कि एक बार थोड़ा विस्तृत सिलेबस है, ये भी हम देख लेते हैं। अपन थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीयता का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सार परख जानकारी। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा खास सिलेबस नहीं है। उसके बाद जैसे मैं आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि भारत और भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक प्रदेश। ठीक है, उसके बाद सामाजिक व आर्थिक भूगोल। अभी यहाँ से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, ये आप हाईलाइट करके देख लो, क्योंकि जैसे अभी जो लेखपाल का एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, रोको और जाओ की अवधारणा किसने दी। रोको और जाओ, लेकिन ये क्या है कि टीचर पढ़ाते नहीं है कोचिंग वाले, यहाँ पर बाकायदा आर्थिक भूगोल इसमें मेंशन किया हुआ है, और रुको और जाओ ये वाला जो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था वो क्वेश्चन यहीं से था। उसके बाद एग्रीकल्चर, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, जनसंख्या, नगरीकरण, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, और विश्व के भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी, जो भी जो महाद्वीप है, उनकी नदियां हैं, पहाड़ है, पर्वत है, इनके बारे में पूछ लेगा। दूसरी बात, अगली अपन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप ये जरूर पढ़ लेना। देखो, भौतिक एवं आर्थिक भूगोल, ठीक है, ये जरूर कर लेना। उसके बाद जैसे देखते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, इसमें हाँ खासकर मैं तुम्हें बताऊं कि इसमें नेशनल है, नेशनल करंट अफेयर है, और इंटरनेशनल करंट अफेयर है। ठीक है, ये है, लेकिन इसमें यूपी करंट अफेयर नहीं है, तो आपको यूपी करंट अफेयर नहीं पढ़नी है। ये बात ध्यान रखना कि काफ़ी लोग आपको बेचेंगे बुक्स वगैरह, क्लासेस करवाएंगे, ये देखो वो देखो। भाई जहाँ पर सिलेबस में यूपी जी के करंट अफेयर मेंशन ही नहीं कर रखा, तो हमें पढ़ने का क्या मतलब है। हमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर दे रखा है, और आप देख सकते हो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर दोनों के 5 सवाल आएंगे, 5 प्रश्न सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं साइंस टेक, साइंस टेक का वही सिलेबस है, स्पेस टेक है, और डिफेंस टेक है, एनर्जी सोर्सेज है, नैनो टेक है, बायोटेक है, ये जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बायोटेक, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद पर्यावरण और पारिस्थितिकी आपदा प्रबंधन, यही है, ये हम करवा देंगे आपको। पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण चरण, पर्यावरण संघात आकलन। उसके बाद आपदा प्रबंधन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, खासकर सिलेबस में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ये आपको पढ़ना है, नेशनल आपदा प्रबंधन अधिनियम ये आपको पढ़ना है एनडीए में, और स्टेट स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये आपको पढ़ना है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। दूसरा एनडीआरएफ पढ़ना है। ये आपको अगर कुछ भी नहीं पढ़ो तो लास्ट टाइम ये जरूर पढ़ के जाना, ये ज़्यादा चीज़ों के पीछे ना भागना, लेकिन जो सिलेबस में जो चीज़ दी है वो पढ़नी है। उसके बाद ये अपना डीआई है, उसके बाद ये हिंदी है, ये अपना लगभग सिलेबस हो गया है। ये इंग्लिश में सिलेबस है, किसी को देखना हो तो देख लेना, पीडीएफ डली हुई है टेलीग्राम पे। अभी हम बात कर लेते हैं कि हमने सिलेबस देखा कि सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, ये बहुत ज़्यादा डाउट होता है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। तो पहली बात तो अगर आप लोअर पीसीएस की अगर तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट, आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसे आए, उनकी कट ऑफ क्या रहे, मतलब उनकी कट ऑफ क्या रही है, पेपर का लेवल कैसा था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप तैयारी शुरू करने से पहले ही चीज़ देख लोगे ना, तो तैयारी करने के दौरान आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी कि अच्छा ये चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ तुम ध्यान रखना कि इसलिए आप है ना मॉक टेस्ट हमेशा शुरू ही लगा लो। अभी जैसे तैयारी शुरू कर रहे हो उससे पहले आप पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगा लो। दूसरी बात, अगर आपको फिर भी लगाना ही है तो मैं मानता हूँ कि सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक अच्छा है। अगर आपकी भक्ति ज़्यादा ही जोर मारती है तो आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बाकी आप किसी, और हाँ एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप इस कोचिंग से पढ़ रहे हो, आप इस कोचिंग से पढ़ रहे हो, लेकिन फिर इसमें मॉक टेस्ट मत लगाओ, आप दूसरी कोचिंग में जाओ और यहाँ से मॉक टेस्ट लगाओ, ताकि आप जैसे इसी ने जो पढ़ाया वो तो अपने पढ़ाए हुए में से मॉक टेस्ट बनाएगा ना। असली पहचान तो आपकी तब होगी जब आप किसी दूसरे के मॉक टेस्ट लगाओगे, आप वहाँ ठीक कर पाते हो नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मॉक टेस्ट वैसे तो ज़्यादा मत लगाओ, आप रिवीजन करो, और बहुत ज़्यादा रिवीजन करते रहो, एग्जाम पैटर्न समझ लो, उसके बाद रिवाइज करो जितना हो सके। मॉक टेस्ट
मत दो इतना, अगर फिर भी देना ही है तो हाँ, दो 5 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में एक दे लिया, और वो टेक्स्ट बुक पे दे लो और उसका अच्छे से एनालिसिस कर लो। ठीक है, यहाँ तक की बात है भाई। दूसरी बात कि अगली हम अब बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। बुक लिस्ट में तो बुक लिस्ट की सबसे मेन बात ये है कि जैसे ये अपन यहाँ बात करते हैं कि एक तो आपको ना ल्यूसेंट पढ़नी है। ल्यूसेंट ल्यूसेंट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जैसे डीआई वाला पोर्शन है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन यहाँ के और हिंदी के। ये दोनों 10-10, 20 क्वेश्चन यहाँ के पक्के कर लो कि यार यहाँ से किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक, मतलब जीके का जो भी पोर्शन है वो लूसेंट से कवर हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद करंट अफेयर बचता है। तो भाई हालांकि हम भी आपको रिवीजन क्लासेस लेकर आ जाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी की लेकर आएंगे, और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आएंगे, और ये इसके लिए आएंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी की। ठीक है, इसके हम और करंट अफेयर की क्लासेस हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं मंथली। जैसे आपको पूरी मंथली एक मैगजीन मिल जाया करेगी, और उसको हम क्लास में पढ़ा दिया करेंगे। पहले उसकी क्लास होगी, फिर उसके बाद उसकी पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, उसके बाद उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर कोई चीज़ अपडेट करनी हो तो वो हम अपडेट करके तुम्हें दे सकें। लेकिन क्लासेज में आपको पूरा मंथली, जैसे आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जैसे भी टाइम मिलता है तो आप वो करंट अफेयर आप डेली पढ़ लो जैसे आपको टाइम मिलता है। दूसरी बात, सिलेक्शन की बेस्ट रणनीति क्या रहनी चाहिए। भाई सिलेक्शन की सबसे बेस्ट रणनीति है कि आप पहले तो भटको मत। आप जहाँ से तैयारी कर रहे हो एक जगह से तैयारी करो, कहीं से सिलेबस अपना कंप्लीट करो, और अपने बेस नोट्स होने चाहिए तुम्हारे पास। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अपने बेस नोट्स अपने पास रखो, उन्हीं नोट्स को मल्टीपल टाइम पढ़ो, और मल्टीपल टाइम पढ़ते जाओ, और रिवाइज उन्हीं को करो। अगर जैसे कहीं से आपने कोई चीज़ पढ़ी और अगर उसमें फिर लग रहा है कि यार ये चीज़ नहीं है, तो उसमें ऐड ऑन कर लो उन सब चीज़ों को। ठीक है, आप ऐड ऑन कर लोगे तो मतलब सही रहेगा। आपके बेस नोट्स आपके पास होने चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। और ज़्यादा ये कोचिंगों के चक्कर में पढ़ना मत भाई। मैंने आपको बता दिया, जीएस के लिए लूसेंट सबसे बेस्ट है। डीआई यूट्यूब से किसी भी टीचर से पढ़ लेना। हिंदी आपने पढ़ी रखी होगी अब तक, जो भी एग्जाम दिए, पैड दिए, अपने नोट्स हो उन्हीं को रिवाइज करना। ज़्यादा मल्टीपल सोर्स रखोगे कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो इसलिए मैं अब भी कह रहा हूँ कि जो है मल्टीपल सोर्स मत रखो, जो भी है एक नोट से वो बेस नोट्स बनाकर तैयारी करो। ये सबसे बेस्ट रणनीति होती है, और कुछ नहीं होता। सिलेक्शन लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब हम भटक जाते हैं किसी चीज़ से लेकर, तो फिर ऐसा लगता है कि यार जॉब क्यों नहीं लग रही, क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम अच्छा यहाँ से भी पढ़ लूँ, अच्छा वहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से कुछ मिल जाए वहाँ से नहीं। यार तुम जो पढ़ रहे हो उस पर भरोसा रखो कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ रही हूँ वो बेस्ट है। ठीक है, बाकी आपसे मिलते रहेंगे, करंट अफेयर और ऐसी क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे जल्दी, रिवीजन क्लासेस लेकर आएंगे। और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई भी चीज़ आपको लगे कि यार ये चीज़ हमने नहीं बताई, तो वो आप कमेंट कर देना इस वीडियो में। ठीक है, एक कमेंट जरूर करना। और हाँ, अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका पैट में कितना स्कोर रहा है। आपका पीईटी में यूपी जो पैट का एग्ज़ाम दिया था उसमें कितना स्कोर आ रहा है आपका। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि 60+ जिनके भी हैं वो फॉर्म भरना। इवन अगर आपके 55+ भी हैं तो भी आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है, उन चीज़ों को भी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर जिसके 55+ भी नंबर है तो उनको फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, और अपना पैट का स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।